हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? ओनली कंपटीशन के एपीएससी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं हारून आपका बेहद स्वागत करता हूं। तो जैसे ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है, इसमें मेनली क्या हो रहा है कि जो हमारा पैटर्न है एपीएससी को लेकर, स्पेशली प्रीलिम्स एग्ज़ाम को लेकर, कि हम जो सब्जेक्ट वाइज़ चीज़ें हैं, वो किस पोर्शन से, किस-किस सेगमेंट में कैसे-कैसे क्वेश्चंस जो हैं, जो एपीएससी कमीशन है, वो पूछ रहा है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो मेरा जो सेगमेंट है एपीएससी 2024 प्रीलिम्स, इसके लिए है वेटेज प्रोग्राम है, और मेरा जो सेगमेंट है वो मॉडर्न इंडिया को लेकर है कि जो मॉडर्न इंडिया है उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके के पूछे जा रहे हैं और किस किस पोर्शन से क्वेश्चंस जो है अधिक पूछे जा रहे हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी एग्जाम को लेकर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को देखते हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, ठीक है? तो यदि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे तो हमारी चीज़ें जो हैं उस गति से, उस स्पीड से आगे नहीं बढ़ पाएँगी और हमारी जो सक्सेस रेट है वो कम हो जाएगा। तो सारा खेल हमें जो पकड़ना है, जो समझना है वो है जो एग्ज़ाम है उसका मूड कैसा है, वो एग्ज़ाम का जो नेचर है वो कैसा है, एग्ज़ाम क्या-क्या चेंजेज़ कर रहा है और एग्ज़ाम कैसे-कैसे चेंजेज़ लास्ट फ्यू ईयर्स में किए हैं। तो एपीएससी स्पेशली मैं आपको बताऊँ कि 2015 से और 2024 तक जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनका जो पैटर्न है वो कैसे-कैसे चेंज हुआ है। तो ये जो 2015 के बाद चीज़ें क्या हुई हैं, वो पहले जो फैक्चुअल चीज़ें था उन पर फ़ोकस करता था। कि आप चाहे मॉडर्न इंडिया की बात करें या कोई अलग सब्जेक्ट की बात करें। पर अब क्या हुआ है 2020 के बाद धीरे-धीरे उसने जो एपीएससी है उसने क्या किया है कि जो फैक्चुअल हैं, चीज़ें हैं उनको तो टारगेट किया है, परंतु जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं उनको इंक्लूड करना शुरू कर दिया है। तो अब इसका जो पैटर्न है एपीएससी एग्जाम का वो मेनली कैसा हुआ है, यूपीएससी की तरह जा रहा है। तो जो यूपीएससी का एग्जाम है उसी की तरह हमारा जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है वो आगे जा रहा है। तो बेसिक बात हमें ये याद रखनी है, पहली बात हमें ये याद रखनी है कि जो क्वेश्चंस हैं उनका जो नेचर है वो कैसा है और किस टॉपिक से अधिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मैंने पिछले लगभग 8-9 वर्षों का जो ट्रेंड एनालिसिस है मॉडर्न इंडिया में उसको पकड़ने की कोशिश की है कि वहाँ कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किन टॉपिक से अधिक क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं या किन टॉपिक्स को इग्नोर किया जा रहा है। तो मेनली हिस्ट्री एक काफ़ी बड़ा सेगमेंट है और इस सेगमेंट में मैं आपका जो मॉडर्न इंडिया है और स्पेशली इंडियन नेशनल मूवमेंट्स उसको आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं। तो देखो, आपको कोई भी टॉपिक है, मॉडर्न इंडिया की बात मैं कर रहा हूं, तो उसमें जो किसी भी प्रकार की जो घटनाएं हुई हैं, जो डेट हैं उसकी, उनको हमें ध्यान रखना है। तो अब ध्यान रखने के लिए उसके अलावा जो कंसेप्चुअल चीजें हैं कि वो घटनाएं क्या घटी हैं, वहाँ ऐसा क्या रीज़न था कि ये जो इंसिडेंट है ये हुआ है? उसके पीछे जो रीज़न्स थे, जो उसके कॉज़ थे, वो सारे जानने पड़ेंगे, तब हम हिस्ट्री को आगे-आगे देखेंगे। तो हिस्ट्री क्या है? एक विषय है किसका? जानने का कि क्या हुआ है पास्ट में और उस पास्ट से जो होकर चीज़ें गुज़री हैं, हम इन फ्यूचर उसके लिए कैसे-कैसे रिएक्ट करेंगे, फ्यूचर प्लान क्या बनाएँगे, उसी चीज़ को लेकर हम बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे हम, एपीएससी 2024 प्रीलिम्स। अब इसमें क्या वेटेज प्रोग्राम की बात करेंगे, तो लास्ट 10 ईयर से एपीएससी में क्या-क्या बदलाव हुए हैं और स्पेशली मॉडर्न इंडिया में किस सेगमेंट से अधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब जैसे मैं आपके लिए पहली पहले बात करूं, तो इसमें जो है कॉलोनियल एंड प्री इंडिपेंडेंस ट्रीटीज, तो यानी कि जो ट्रीटीज हुई हैं किसके साथ, अंग्रेजों के साथ, किसकी, जो लोकल बॉडीज थी, जो लोकल बॉडीज थी उनके साथ जो ट्रीटी हुई हैं वो कैसे कैसे हुई हैं, मैं एग्जांपल आपको बताता हूं। तो अब इसमें क्या है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ स्लाइड पे आपको बताया हुआ है कि ये पूछ रहा है कि ट्रीटी ऑफ अलीनगर 1757 की। तो पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो ट्रीटी हुई है वो किसके साथ हुई है, वो किसने की है, वो कब की है और उसका होने का रीजन क्या है। जो भी कोई ट्रीटी है, फॉर एग्जाम्पल है, हम यहाँ बहुत सारी ट्रीटी दे रखी, ट्रीटी और श्रीरंगपट्टनम है, सालाबाई की है, सगोली की है और यंडाबू की है। तो ये जो सेगमेंट है ये मैंने
जो 5 ट्रीटी हैं इनका ईयर लिखा हुआ है, बस आपको यहाँ बताया गया है कि किस ईयर में हुई है ट्रीटी। तो अब आपको एक क्वेश्चन आपको जो एपीएससी का है एक ट्रीटी से मिलेगा। किससे मिलेगा? ट्रीटी से मिलेगा। और वो ट्रीटी के आपको उसकी डेट भी याद रखनी है, वो किस एम्परर के साथ हुई है, या इंग्लिश के साथ हुई है, या और किसके साथ हुई है, वो याद रखना है, और उस ट्रीटी से हुआ क्या है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे जो मॉडर्न इंडिया है वो किसके साथ है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ है, यानी कि इंग्लिश के साथ है। तो इंग्लिश जब आए स्पेशली 1757 के बाद, किसके बाद? 1757 के बाद उन्होंने जो पॉलिटिकल इशू थे उसमें इंटरफेयर किया और एक तरीके से वो इन्वॉल्व हो गए। यानी कि स्टार्टिंग फेज क्या था उनका? केवल उनका अपना इकोनॉमी के लिए था, ट्रेड के लिए था। पर उसके बाद क्या हुआ? वो चेंज कर लिया उन्होंने अपना पूरी थ्योरी, और वो पॉलिटिकल चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए। यानी कि उन्होंने हमारे ऊपर पॉलिटिकली हमें यहाँ से जो है डिक्टेट करना स्टार्ट कर दिया। तो अब यहाँ जो ट्रीटी देखेंगे तो ट्रीटी से क्वेश्चन हमेशा पूछ रहा है एपीएससी। जैसे ट्रीटी ऑफ अलीनगर 1757, सालाबाई है, श्रीरंगपट्टनम है, सगोली है, या अंडाबू है। तो इनकी हमें डेट याद रखनी है कि ट्रीटी कब हुई, ट्रीटी किसके साथ हुई। अभी एक क्वेश्चन आया था, यदि इसमें होगा तो मैच द इवेंट्स इन लिस्ट फर्स्ट विद देयर रेस्पेक्टिव ईयर्स इन लिस्ट सेकंड। अब ये है ट्रीटी ऑफ यंडाबू, तो हमें याद रखना है ये कब हुई थी। अब ये मैच करने को दे देता है कि कौन सा जो ट्रीटी है वो कहाँ से हुई। ये एपीएससी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब यदि आपको ट्रीटी का पता होगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें हुई हैं, जैसे ट्रीटी ऑफ यंडाबू है, ये कब हुई? तो हमें पता है कि 1826 को हुई थी। कब हुई थी? 1826 को हुई थी। तो अब ये यंडाबू की संधि जो ट्रीटी है वो किसके साथ हुई, कैसे हुई? इसके अलावा देखो एक चीज और मैं आपको बता दूं, इस सेगमेंट में आपका जो पूरा पेपर है एपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम इसमें 30 to 35% से भी ज्यादा वेटेज किसका है? वो असम का है, असम स्पेशल का है। तो यदि हम इंक्लूड करेंगे किसमें? हिस्ट्री में असम को, किसमें? हम ज्योग्राफी में असम को इंक्लूड करेंगे, हम इकोनॉमी में असम को इंक्लूड करेंगे। कैसे? असम का सर्वे पूछ लेगा वो, असम के जो वहाँ की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको पूछ लेगा, असम की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है उसको पूछ लेगा, या मॉडर्न इंडिया में, या एंशियंट हिस्ट्री में, या मिडिवल हिस्ट्री में जो असम के लोग हैं, असम के जो एम्परर हैं, उनका जो हिस्ट्री में जो योगदान है उसके बारे में पूछ लेगा। तो ये जो चीज़ें हैं, हमें क्या हर क्वेश्चन को ये ध्यान रखना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एसएमएस चीज़ें हैं उनको हमें अपनी थ्योरी में, हमारी अपनी स्टडी में उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। यदि हम उसको इंक्लूड नहीं करते तो हमारे लिए ये माइनस चांस हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव चीज हो जाएगी हमारे लिए। तो इसलिए ध्यान रखना है कि हमें धीरे धीरे करके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको इंक्लूड करते हुए जाना है। किसके लिए? स्पेशली एसएम के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पूछ लिया फर्स्ट एसएमएस मैगजीन ओरिनोडोई पब्लिश्ड, कि ये कब पब्लिश हुई थी। इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ असम मेडिकल कॉलेज, या जो चीज़ें हैं किसी भी तरीके की, एनुलमेंट ऑफ द आईएमडीटी एक्ट 1983 बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो अब ये क्या है? सारा खेल किसका है? डेट का है। अब हम डेट कैसे याद करेंगे? यदि हम डेट याद करनी है, हमें हमें चीज़ों को देखना है, तो उसकी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है किसी भी टॉपिक की, उसको जानना है, उसको रिलेट करना है, और उसको हमें आगे बढ़ जाना है। तो मैं यहाँ क्वेश्चन सोल्व नहीं करा रहा, बस आपको एक बता रहा हूँ कि यहाँ से एक ट्रीटी पूछ ली और ट्रीटी के साथ क्या इंक्लूड कर दिया? जो एसएमएस जो इवेंट थे, जो घटनाएं थी, उनको इंक्लूड कर दिया और उसको पूरा क्या बना दिया? क्वेश्चन बना दिया। अब एक चीज और ध्यान रखनी, यदि आपको ये स्टेटमेंट पता है तब आप क्वेश्चन को आगे कर पाएंगे। इसके अलावा आप जब देखेंगे कि अब आपका क्वेश्चन फैक्चुअल होकर सिंगल वन लाइनर नहीं है, यानी कि क्या है? मैच में है, और आपको 4 टॉपिक हैं, उसकी 4 डेट हैं, और उनको हमें इंक्लूड करना है। यदि चारों का हमें पता होगा तब जाके हम चीज़ों को आगे बढ़ पाएंगे। तो एक क्वेश्चन ना होके 4-4, 5-5 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में इंक्लूड हो रहे हैं, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आगे बढ़ते हुए हम यहाँ देखेंगे तो मेनली मैंने आपको बताया, फिर वही बता रहा हूँ आपको कि जो ट्रीटी वाला पोर्शन है, चाहे वो
जो रीजनल स्टेट्स थे उनका जो इंग्लिश के साथ था, जैसे ट्रीटी ऑफ मद्रास थी, ट्रीटी ऑफ मद्रास थी इंग्लिश के बीच और टीपू सुल्तान उनके बीच। तो ये जैसे आगे बढ़ेंगे हम, सॉरी हैदर अली के बीच, तो हम जैसे आगे की ओर बढ़ेंगे, जिस भी तरीके से बढ़ेंगे हमें ध्यान रखना है, या मराठाओं के साथ क्या क्या ट्रीटीज की अंग्रेजों ने, या आपस में मराठा अंग्रेज निजाम उन्होंने क्या क्या ट्रीटीज की। तो केवल हमें ईयर याद नहीं रखना है, उनका देखना है किसके साथ की और कब हुई और उससे क्या क्या इंपैक्ट उस टाइम हुआ था। ठीक है, समझ आया। अगला पोर्शन देखते हैं हम। आगे है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मॉडर्न इंडिया में जो भी कुछ हुआ है वो किसके अंडर में हुआ है? गवर्नर जनरल के अंडर में हुआ है। अब आप देखेंगे एक चीज, जब स्टार्टिंग फेज था, हम यहाँ एक छोटा सा आपको मैप बना के दिखाता हूँ। जब स्टार्टिंग स्टेज था, जब इंग्लिश आए थे, तो उनका जो इम्पैक्ट था 1757 के बाद वो किस पर था? बंगाल पर था। और बंगाल के साथ साथ असम और आगे की ओर जो आज बांग्लादेश है वो सारा चीज एक साथ मिला हुआ था, तो उस पर था। तो यानी कि हम यहां देखेंगे कि जो इम्पैक्ट है जो गवर्नर जनरल का, तो वो जो घटनाएं हैं, जो इवेंट्स हैं वहां उन चीजों के, वो किसके अंडर में चले हैं? गवर्नर जनरल के अंडर में चले। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो इंग्लिश थे उन्होंने यहाँ जो हमें गवर्न किया, जो हमें यहाँ शासन किया, वो इतने स्थायी तरीके से किया कि वो हर चीज के लिए रूल बनाते थे। ऐसा नहीं है कि आए, क्योंकि जो एक मिडिवल एरा था वो क्या था, एक तरीके से क्या था, अंधकार में था, कि जो राजा ने कह दिया वही आदेश हो गया। यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो कानून बनते थे, जो लॉ बनते थे, वो इंप्लीमेंट कहाँ होते थे? इंडिया में। और किसके द्वारा इंप्लीमेंट होते थे? जो गवर्नर जनरल होता था। तो उसमें क्या हुआ, 1757 के बाद गवर्नर बनाए जाते हैं यहाँ, किसके द्वारा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो पहला जो गवर्नर बनाया गया, गवर्नर जनरल नहीं, तो वो बंगाल के लिए बनाया था, लॉर्ड क्लाइव को। फिर उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया, वारेन हेस्टिंग्स को। पहले गवर्नर बनाया। यहां ध्यान रखना है, जो नाम है गवर्नर है, फिर उसके बाद 1773 में क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल। फिर 1833 में क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फिर उसी नाम को चेंज कर दिया गया 1858 में, क्या? वायसराय। तो ऐसे करके बड़े हैं। तो अब जितने भी गवर्नर जनरल हैं, जो इनके पॉलिटिकल सॉरी, जो गवर्नर जनरल हैं यहाँ, तो इंडिया, इनके समय क्या क्या घटनाएं हुई, चाहे सोशल रिफॉर्म्स की बात हो जाए, या इकोनॉमिक कंडीशंस की बात हो जाए, या पॉलिटिकल कंडीशंस की बात हो जाए, या नेशनल मूवमेंट हो जाए, यानी कि जो भी कुछ हुआ है, कभी ना कभी कोई ना कोई तो गवर्नर जनरल रहा होगा। तो एक तो हमें उनकी क्रोनोलॉजी याद करनी है, जितने भी गवर्नर जनरल आए हैं, चाहे वो बंगाल के हों, रहे हों, या इंडिया के रहे हों, या वायसराय रहे हों, या बंगाल के गवर्नर रहे हों। तो पहले तो हमें उनकी क्रोनोलॉजी याद करनी है कि क्या कहते हैं। मैं आपको फिर बता दे रहा हूं, ये जो क्लास है, ये क्लास ये बताने के लिए है कि जो हमारा प्रीलिम्स एग्जाम है एपीएससी का, उसमें कहां कहां से क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया में पूछ रहा है एपीएससी। तो ये क्लास इस पर फोकस की गई है कि वेटेज कितना है, कि किस पोर्शन का। तो मॉडर्न इंडिया का जो वेटेज है, कहां कहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जैसे एग्जाम्पल रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760, फिर उसके बाद आया 1764 से 67 तक रहा। वारेन हेस्टिंग्स, ये बंगाल का गवर्नर जनरल था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यदि प्रश्न पूछा जाए फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, तो रॉबर्ट क्लाइव था, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, तो ध्यान रखना है। और ये जो इसके लिए कानून बनते थे, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बनते थे। कहाँ बनते थे? ब्रिटिश पार्लियामेंट में बनते थे। और उनको कहाँ? यहाँ इंप्लीमेंट होता है, उससे रूल रेगुलेशंस यहाँ होता था। और कौन करता था? गवर्नर जनरल। ठीक है, ध्यान रखना है। तो अब जैसे आगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 1835 तक रहे, पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उसके बाद ये इंडिया के गवर्नर जनरल हो गए। 1833 का एक्ट आया, उससे जो इनका पूरा एरिया था, जो ब्रिटिश इंडिया जिसको कहा गया था, उसके फिर ये गवर्नर जनरल हो गए।
लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो इनके समय क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या चीजें हुई, कहाँ कहाँ युद्ध हुए, किन किन लोगों से युद्ध हुए, तो सारी चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, आगे है लॉर्ड कैनिंग। ये फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया थे। 1857 का जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस था वो किसके अगेंस्ट था, अंग्रेजों के। और जब वो देख लिया उन लोगों ने कि भाई जो पहला स्वतंत्रता संग्राम है हम उसमें पिछड़ गए हैं, तो उन्होंने कोशिश देखे कि 1857 में ऐसा क्या था, जिस जो सिपाही म्यूटिनी था, कि ऐसा रीजन क्या था कि हम पिछड़ गए। हालांकि अंग्रेज यहां से गए नहीं, पर उन्होंने देखा कि हमें अंदर से इन्होंने क्या कर दिया, कमजोर कर दिया। तो फिर उन्होंने एक प्लान बनाया कि हम ऐसा प्लान करते हैं कि जो इंडियंस हैं उनको अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, जो सर्विसेज हैं, तो उसमें उनको शामिल कर लेते हैं। तो जो उनकी लेजिस्लेचर थी उसमें उन्होंने शामिल कर लिया ताकि पता चल सके कि उनके भारतीयों के मन में क्या चल रहा है। फिर उन्होंने देखा कि जो उनकी बेसिक्स नीड हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, चाहे सोशली हो, इकोनॉमिक हो या कल्चरल हो, कि हम उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो उनकी जो पॉलिसीज थी उन्होंने उस पर क्या किया, काम किया। तो यही मैं बता रहा हूं कि हिस्ट्री हमें क्या बताती है कि हमने जो गलतियां लास्ट टाइम की हैं इन फ्यूचर वो ना करें। लॉर्ड डलहौजी था, तो उसकी जो पॉलिसी थी वो कैसे चेंज कर दिया उसने, कैसे इतना बड़ा मूवमेंट हुआ कि उन्होंने फिर देखा कि जो उनकी पॉलिसी थी वो सही नहीं थी। उनकी पॉलिसी, लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी सही नहीं थी। इस रीजन से उन्होंने क्या किया कि अब वो जो चीज़ें थी पुरानी वो सारी छोड़ दी। अब उन्होंने क्या किया, जो इंडियंस थे उनका जो विश्वास जीतने के लिए उनको अपने गुट में शामिल करना शुरू कर दिया, जिस कारण से वो एक आने वाले 100 साल तक भारत में इस्टेब्लिश रहे। कब गए वो, 1947 में। और जो क्रांति हुई थी वो कब हुई थी, वो 1857 में हुई थी। तो उन्होंने 100 ईयर्स का जो इरा था वहां वो देखा, वहां उन्होंने गवर्न किया, हम लोगों को शासन किया। तो वो कैसे किया, उन्होंने सीखा इतिहास से, उन्होंने हिस्ट्री से सीखा कि हमने क्या जो गलतियां की हैं हम आगे गलतियां नहीं करेंगे। तो ऐसी लॉर्ड माउंटबेटन जो लास्ट गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश, 1947 में जब इंडिया जो है फ्रीडम मिली थी इंडिया को, तो यहां जो चीजें हुई हैं, इनके अंडर में जो चीजें हुई हैं, चाहे सिंगल हो कोई भी हो, जो घटनाएं हैं हमें उनकी डेट याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई भी चीज पूछ ली जाए कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, तो हमें तो पहले यह पता होना चाहिए कब हुआ था। 1942 में हुआ था। तो गवर्नर जनरल कौन था, हमें याद रखना पड़ेगा, लॉर्ड लिनलिथ को। तो ये चीज क्या है, तो हमें जो इवेंट्स हो रहे हैं या कोई भी चीज हो रही है वो किसी ना किसी गवर्नर जनरल के अंडर में हो रही है। जो इंसिडेंट्स हुए हैं वो किसी ना किसी गवर्नर जनरल गवर्न कर रहा था उस टाइम हुए हैं। तो उनकी जो घटनाएं हैं, उनकी जो चीजें हमें याद रखनी है, तो इससे हम पूरी मॉडर्न इंडिया को अपने टिप्स पर कर सकते हैं। यदि हमें गवर्नर जनरल का आइडिया रहा होगा तो उससे क्या है, जो बहुत सारे युद्ध हैं, बहुत सारी ट्रीटीज हैं जो अभी लास्ट टाइम पढ़ाया था, या बहुत सारे मूवमेंट्स हैं वो पता चल जाएंगे। अच्छा, ये जैसे बंगाल का पार्टीशन, अच्छा कब हुआ था, 1905 में, कौन था, कर्जन ने किया था। तो यानी क्लिक करना चाहिए, यानी हमने कोई भी जो चीज आई हमारे दिमाग में तो उससे रिलेटेड हमें पता चलना चाहिए कि गवर्नर जनरल कौन था। तो नेशनल मूवमेंट हो या इसके अलावा जो पर्सनैलिटीज हैं, चाहे गांधी जी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, आगे आएंगे बताएंगे, तो उन्होंने क्या क्या मूवमेंट किस किस टाइम के वो पता होंगे। और पता होने का जो तरीका है वो वही होना चाहिए कि हमारे पास, या उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे। अगला जो पॉइंट है, हमने बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस टॉपिक से एपीएससी लगातार सवाल पूछ रहा है। पिछले लास्ट 6-7 ईयर से इस टॉपिक पर लगातार एपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए ध्यान रखना है। ये क्या है, पॉलिटिकल एसोसिएशंस बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टैब्लिश हुई थी 1885 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब स्टैब्लिश हुई थी, 1885 में। ठीक है, तो इससे पहले की जो भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थी, एसोसिएशन थी,
वो किसने इस्टेब्लिश की थी, कब इस्टेब्लिश की थी और वो क्यों इस्टेब्लिश की थी। तो देखो हिस्ट्री में ये ध्यान रखना है, यदि कोई भी चीज आपके पास आए, ठीक है, कोई भी आपके पास घटना आए, आप उस घटना पे पहले ये ध्यान रखेंगे, मॉडर्न इंडिया की बात कर रहा हूं मैं आपको, कि वो घटना कब घटित हुई, यानी कि जो डेट है, हमें डेट का पता होना चाहिए कि वो घटना कब घटी। दूसरी चीज, उससे रिलेटेड जो भी लोग थे वो पता होना चाहिए, और वो घटना क्यों घटी, वाई। तो ये तीन चीज हमें पता होनी चाहिए यदि हम मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं। और यदि हमें इतना चीज पता होगी बेसिक, तो हम आगे जान पाएंगे कि वो क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। क्योंकि इंडिया हिस्ट्री में इतनी सारी घटनाएं हैं, इतनी सारी चीज चीजें हैं कि आप उनको लगातार यदि रिवाइज करेंगे, यदि रिकॉल करेंगे, यदि रटेंगे, तो चीजें आपसे दूर हो जाएंगी। आपको क्या करना है कि एक मोमेंट लेना है, सॉरी, एक कोई भी इंसिडेंट लेना है या कोई भी टॉपिक लेना है, उस टॉपिक के 2-3 पॉइंट आप पहले आपको याद रहने चाहिए कि वो किससे रिलेटेड है, वो कब हुआ था और किसके टाइम हुआ था। जैसे भी गवर्नर जनरल की बात चल रही थी, तो यदि आप इतना थोड़ा आइडिया लगा लेंगे तो आप देख लेंगे किस टाइम की बात है, गांधीयन पीरियड है या नेशनल मूवमेंट वाला, उसके अलावा कोई और पीरियड है, तो आप देखेंगे ना, तो वहीं से आप रिलेट करते हुए चले जाएंगे। तो ध्यान रखना है। तो फिर वहीं आएंगे हम। तो जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि पॉलिटिकल एसोसिएशन थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के आने से पहले इस्टेब्लिश हुई थी, वो क्यों हुई, कैसे हुई, उनके रीजंस अलग अलग हो सकते हैं, उनके क्या क्या जो ऑब्जेक्टिव थे वो देखेंगे हम, और किसने इस्टेब्लिश की। जैसे लैंड होल्डर्स सोसाइटी द्वारका नाथ टैगोर ने इस्टेब्लिश की थी, कब, 1837 में। ये मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, फिर से आपको बता रहा हूँ, ये पढ़ाई के लिए नहीं बता रहा कि मैं इस पर कोई डिस्कशन करा रहा हूँ यहाँ। ये बता रहा हूँ कि कैसे कैसे इन्होंने पूछा था। तो लैंड होल्डर सोसाइटी, आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछ रहा है पिछले 6 to 7 ईयर से, ठीक है। तो लैंड होल्डर सोसाइटी किसने स्टैब्लिश की थी, द्वारकानाथ टैगोर ने 1837 में। अगली है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जॉर्ज थॉमसन की थी 1843। तो ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं आपको कि कब कैसे किसने स्टैब्लिश की थी, ठीक है। तो यदि आप इनको कर लेंगे तो दो चीजें तैयार हो जाएंगी। क्वेश्चन वो फॉर्म कैसा है, वो ये भी पूछ लेगा किसने स्टैब्लिश की थी, वो ये भी पूछ लेगा एपीएससी कि कब स्टैब्लिश हुई थी। और हो सकता है ये तीन जो है ये मॉडर्न इंडिया में उठा के दे, और एक सोसाइटी कोई सी भी स्पेशल असम की दे दे। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तो जो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो ऐसे सेट किया है एपीएससी ने कि वो असम के जो क्वेश्चंस हैं उनको कहीं ना कहीं इंक्लूड करता है हर क्वेश्चन में। ऐसा नहीं है स्पेशल दे रहा है, वो इंक्लूड के साथ इंक्लूड कर रहा है उन क्वेश्चन को। तो हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे वो चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है। हाँ, हो सकता है नेक्स्ट टाइम कुछ और करके कर दे, पर हमारा जो लास्ट वाला जो क्वेश्चंस हैं हम उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं। इसमें जैसे क्वेश्चन पूछ लिया था ये कि मैच द एसोसिएशन लिस्ट वन विद द ईयर्स ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट। तो यानी कि यहाँ क्या पूछ लिया कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन बंगाल। तो इसमें क्या पूछा इस बार, ये एपीएस एपीएससी 2022 में पूछा गया ये क्वेश्चन। अब इसमें क्या हुआ कि ये क्या पूछ लिया, ईयर पूछ लिया कि कब स्टैब्लिश हुई थी। हो सकता यहां इनके फाउंडर पूछ ले कि फाउंडर कौन था। तो हमें दोनों चीज याद रखनी है कि किसने स्टैब्लिश की थी और कब हुई थी। तो यहां से क्वेश्चन मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप जब देखेंगे लास्ट के कुछ क्वेश्चन, तो ये आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो आपको उसी पोर्शन पर, क्योंकि ये इतनी सारी एसोसिएशन है, ये लगभग 10 to 15 है, और उनको याद करना, उनके डेट और नाम क्या है, सिमिलर है इनके, तो उनको याद करना थोड़ा ऐसा तो नहीं है, बहुत हैक्टिक है, पर जब आप इनको याद करेंगे, चीज़ों को देखेंगे, तो ये आसान हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से देखना है कि कैसे कैसे वो पूछ रहा है, उसी तरीके से। अगला क्वेश्चन है सोशल रिफॉर्म ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो अभी मैंने क्या बताया था आपको, जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा था लास्ट टाइम, वो पूछ लेगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर गवर्नर जनरल किसका, कि कौन सा कब आया, वेलेजली कब आया,
कैनिंग कब आया, या डलहौजी कब आया, या माउंटबेटन कब आया, 4 दे देगा आपको, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लेगा। अब मैंने आपको पहले भी क्या बताया था कि सोशल रिफॉर्म्स ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, कि उनके समय क्या कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए थे। हो सकता है सोशल पूछ ले, हो सकता है इकोनॉमिकल पूछ ले, हो सकता है कल्चरल पूछ ले। तो आपको क्या करना है कि ऐसा नहीं है कि एक बिंदु पर, एक पॉइंट पर आपको आके ठहर जाना है, ठहरना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। यदि आप ठहर गए तो आप कहाँ जाएंगे। एपीएससी के एक बड़ा सपना है, एक बड़ा टास्क है, और उसको पूरा करना है आपको। और आप पूरा तभी करेंगे जब आप चारों तरफ सोचेंगे। ऐसा नहीं है कि जो एक बता दिया कि रास्ता वो जाना है बस सीधे चलें, नहीं। आपको, आप यदि किसी रास्ते पर जा रहे हैं तो आप वहाँ देखेंगे वहाँ की जो जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं वो कैसी हैं, आप देखेंगे वहाँ इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, आप देखेंगे वहाँ पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी हैं। एपीएससी या जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है वो यही तो सिखाता है एक स्टूडेंट के लिए, कि आप देखेंगे, आप सीखेंगे, आप सोचेंगे कि पॉलिटिकल इरा, ज्योग्राफिकल इरा, हिस्टोरिकल इरा, तो आप क्या सोच जाएंगे उस एरिया की, स्पेशली जहाँ भी आप जाएंगे उस एरिया की आप सारी चीज़ समझ पाएंगे, इसलिए आप वहाँ अच्छे तरीके है एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विस है उसको आगे बढ़ा पाएंगे। यानी कि सही तरीके है वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे और काफ़ी इफेक्टिव रहेंगे। तो अब यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, लॉर्ड विलियम बेंटिक के क्या हुआ था, एबोलिशन ऑफ सती, यानी कि सती प्रथा जो थी, इसमें क्या होता था, यदि कोई हस्बैंड एक्सपायर हो जाता था, मृत्यु को प्राप्त हो जाता था, तो जो उसकी पत्नी जीवित होती थी उसको आग में जलना पड़ता था, इसमें आग में जलना पड़ता था। तो इस सती प्रथा को, जो बहुत खराब है, इसको किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बंद कर दिया था। हालांकि राजा राम मोहन राय के प्रयासों से उसको कार्य हुआ था, पर बात यह है कि टाइम पीरियड तो वही होगा कि आज जो भी कोई रिफॉर्म्स हो रहे हैं, इंडिया की बात करें हम एग्जांपल, कि आज जो हो रहे हैं, अभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, तो किसके टाइम में आया, पीएम मोदी जी के समय आया। तो इसको हम देखेंगे कि कैसे कैसे हो रहा है। तो अब जो उस समय जो शासक रहा होगा, या जो एम्परर रहा होगा, या गवर्नर जनरल रहा होगा, कोई भी रहा होगा, तो उसी के टाइम की बात होगी। उसके लिए पुशअप बहुत सारे लोग करते हैं, आगे बढ़ाते हैं उन चीज़ों को। तो किसको ने बढ़ाया था इसको, ये राजा राम मोहन राय ने बढ़ाया था। आगे जैसे लॉर्ड डलहौजी का है, इसमें सॉरी एक और रह गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक का इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, मैकाले माइन्यूट 1935, जिसने ये बताया कि भारतीयों को इंग्लिश लैंग्वेज है वो क्यों सिखानी जरूरी है, क्यों आगे बढ़ाना जरूरी है, इंग्लिश क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। तो मैकाले लाया था, पर किस टाइम लाया था, जब लॉर्ड विलियम बेंटिक यहाँ गवर्नर जनरल थे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो दोनों चीज जुड़ गई। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी की बात करेंगे, विडो रीमैरिज एक्ट 1856 के जो विडो थी वो अब रीमैरिज कर सकेंगी। यानी कि कैसा टाइम था कि जो विडो है वो मैरिज नहीं कर पा रही थी, जबकि जो पुरुष था वो कर रहा था। तो इसके लिए रिफॉर्म्स डलहौजी के टाइम आया। लॉर्ड रिपन फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881, फैक्ट्री एक्ट आया कि कितना घंटा काम करना चाहिए, आगे बढ़ा ये, हालांकि 1891 में भी आया, आगे बढ़ते रहे। तो जो रिफॉर्म्स हैं लाता तो कोई और है, फिर उसके बाद वो आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि रिफॉर्म्स कब आया, किसके टाइम आया, किसके लिए आया, कब आया, क्यों आया, किसके लिए आया। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का। अब आगे है मॉडर्न एजुकेशन डेवलपमेंट, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडिया में जो एजुकेशन का डेवलपमेंट है वो कैसे कैसे हुआ, वो किसके टाइम पीरियड में हुआ, वो क्यों हुआ। तो यानी कि आपको यदि कोई क्वेश्चन करना है, चाहे प्रीलिम्स की बात हो या मेंस की बात हो, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किस लिए, तो आपको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी। यदि आप ये चीज़ नहीं सोचेंगे और रटने पे लगे रहेंगे तो आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे। क्वेश्चन सही करने का तरीका यही है कि आप उस क्वेश्चन को डीपली सोचिए कि क्यों आया होगा यार उस टाइम ये, या कैसे आया था, किस लिए आया था। तो यदि आप सारी चीज़ों को देखेंगे, यानी एनालिसिस करेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि जो क्वेश्चन है वो पूछ क्या रहा है। तो अब
मॉडर्न एजुकेशन डेवलपमेंट, यहां से प्रश्न बन रहा है लगातार। देखो मैं फिर से बता रहा हूं कि टॉपिक वही मैं लेकर आया हूं जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं एपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम्स में पिछले 8-9 वर्षों से। ध्यान रखना है, लास्ट 8 to 10 ईयर्स जो पूछे जा रहा है वो कहां से पूछ रहा है, वही मैं टॉपिक लेकर आया हूं। अब जैसे चार्टर एक्ट ऑफ 1813 हमारी एजुकेशन सिस्टम के लिए, ये कोई ऐसा एक्ट पहली फर्स्ट टाइम आया था जिसमें एजुकेशन पर 1 लाख रुपीज पर ईयर खर्च करने की बात की गई थी। यानी कि अंग्रेजों ने पहली बार प्रयास किए थे, फर्स्ट टाइम इसके लिए आया था कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर वो 1 लाख रुपए का खर्चा करेंगे। तो अब ये ध्यान रखना है कि चार्टर एक्ट कब आया था ये, और इसमें जो प्रावधान थे, जो क्या क्या थे, इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे। तो हमारा जो मॉडर्न एजुकेशन डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ, यानी कि स्टार्टिंग फेज से लेकर और जब तक 1947 जब हम आज़ाद हो गए, जब हम अंग्रेज छोड़कर चले गए, तब तक का जो इरा है उसमें एजुकेशन को लेकर क्या क्या चेंजेज हुए और क्या क्या चीज़ें आगे को बढ़ी, हम वो सारी चीज़ देखेंगे। तो अब जैसे मैकाले माइन्यूट 1835, मैकाले क्या कहता था? मैकाले कहता था कि इंडियन लिटरेचर हो और अरब लिटरेचर हो, यदि सारे को मिला दिया और यूरोप की किसी लाइब्रेरी की कोई एक पुस्तक जो है इनसे भारी है, ये बिल्कुल खराब बात थी। क्यों? कोई भी आके कह देगा, इसलिए कह देगा क्योंकि हम अवेयर नहीं थे, क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा एंशियंट टाइम का गोल्डन इरा रहा है हमारा, पर हम क्या है, भूल गए। तो अब यहाँ क्या हुआ, मैकाले ने इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया, किस लिए? ताकि यहाँ क्लर्क पैदा हो सके। क्यों? क्योंकि उसकी क्या बात थी, वो कहता था कि रंग से भारतीय रहें, यानी कि मैकाले क्या कहता है, रंग से भारतीय रहें परंतु ब्रेन कैसा हो जाए, अंग्रेजों जैसा हो जाए। तो अब वो क्या करवाते थे, वो जो क्लैरिकल काम थे उसके लिए हमें तैयार कर रहे थे, बड़े काम नहीं दे रहे थे, क्लैरिकल जैसी पोस्ट के लिए हमें तैयार कर रहे थे, और इसलिए इंग्लिश सिखाना उनका जरूरी था। तो 1835 में क्या आया, मैकाले का घोषणा पत्र, जिसको कहते हैं मैकाले माइन्यूट 1835, जो इंग्लिश, जो एक तरीके हमारी जो पहली सीढ़ी थी, तो वो मैकाले माइन्यूट था। वुड्स डिस्पैच 1854, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया कहा जाता है, इसमें क्या हुआ था कि यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, 3 यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी वुड डिस्पैच के अकॉर्डिंग। और ये मैग्ना कार्टा यानी कि एक मील का पत्थर कहलाता है हमारी एजुकेशन सिस्टम में, यानी कि इसके अकॉर्डिंग कैसे कैसे हम आगे को बढ़े। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज एक्ट है 1904 का। तो आगे चाहे सार्जेंट योजना आई हो या सैडलर कमीशन आया हो 1917 में, ये सारे क्या थे, एजुकेशन सिस्टम को लेकर थे, और यहीं से जो क्वेश्चन है वो एपीएससी पूछ रहा है। ठीक है, कि हमारा जो मॉडर्न इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम था वो कैसे डेवलप हुआ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या है। तो अब इसको ध्यान रखना है, फिर से आपको चार्टर एक्ट पूछ ले या आपसे मैकाले माइन्यूट्स पूछ ले, कब आया था, क्यों आया था, किस लिए आया था, या वुड डिस्पैच क्यों आया था 1854 में, डेट पूछ लेगा, और किस लिए आया था वो सारी चीज पूछ लेगा, और कब आया था, किसके समय आया था। तो वो सारी चीज हमें क्या है, ध्यान में रखनी है, वो सारी चीज हमें आपको एनालिसिस करनी है कि कैसे कैसे आया। सैडलर कमीशन 1970 में आया, क्यों आया, प्राइमरी एजुकेशन के लिए आया क्या, या यूनिवर्सिटीज एजुकेशन के लिए आया क्या। तो वो जो चीज है, या सार्जेंट कमीशन बना, वो कब आया। तो ये डेट हमें याद रखनी है, किसके लिए, यदि हमें एपीएससी एग्जाम क्रैक करना है। क्यों? क्योंकि फिर से मैं कह रहा हूं कि हम उन बिंदुओं पर, उन पॉइंट्स को लेकर चल रहे हैं जहां से कमीशन एक क्वेश्चन पुट अप कर रहा है और लगातार पूछ रहा है। ऐसा भी नहीं है कि एक साल पूछ लिया बात खत्म होगी, लगातार पूछ रहा है। हालांकि मॉडर्न इंडिया में पूरा जो नेशनल मूवमेंट है वो इंपॉर्टेंट है, एक एक टॉपिक आपका मैं बता दूं, आप उस पर कुछ नहीं छोड़ सकते। स्पेशली जो नेशनल मूवमेंट है पूरा, उससे तो कोई भी टॉपिक है, चाहे कोई पर्सनैलिटीज है,
कुछ पे हमें जो है छोड़ना नहीं है, तो हमें आगे बढ़ाना है। पर उसमें से हमने वो चीज़ निकाली है कि जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और जहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं, जहाँ से पूछे जा रहे हैं, जहाँ से वो आगे बढ़ा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आगे, जैसे फ्रीडम मूवमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो जो फ्रीडम मूवमेंट हैं, अब ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया, द रिवोल्ट ऑफ 1857, द पार्टीशन ऑफ बंगाल, द खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो यानी कि ये जितने भी मूवमेंट हैं, देखो स्पेशली इस टॉपिक को बता दूं, ये मॉडर्न इंडिया का जो हार्ट है वो कह सकते हैं हम इसको। इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे, स्पेशली यूपीएससी हो, एपीएससी हो, अदर स्टेट्स के एग्जाम हो, मैं फिर से कह रहा हूं आपको, ये जो पोर्शन है नेशनल मूवमेंट का, ये हार्ट है मॉडर्न इंडिया का। यदि आप 1857 के बाद जाएंगे, चीज़ों को देखेंगे, कैसे कैसे अंग्रेज बढ़े, कैसे कैसे उन्होंने हम पर पूरी तरीके से एक जो कहते हैं कि अटैकिंग गवर्नेंस दी हम लोगों को, हमें आगे बढ़ाया, बहुत सारी चीज़ें खराब की, बहुत सारी चीज़ें अच्छी की। आज हम जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस जो हम रूल कर रहा है, हमें लगभग उनका है। उन्होंने जो हमें आज संसदीय प्रणाली है, हमारे पास पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो जुडिशरी सिस्टम है, सारा उन्हीं का ही है। भाई हमने सीखा है ना उनसे, वो एक अलग बात है उन्होंने क्या किया, ये एक डिस्कस का सब्जेक्ट है और इस पे लगातार पिछले 100 वर्षों से डिस्कशन चल रहा है कि वो सही थे या गलत थे। सबके अपने अलग अलग इस पर कॉन्सेप्ट हैं, अपने अलग अलग विचार हैं, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। तो हमें क्या है, अब जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल है 1905 का, तो क्यों हुआ ये, कैसे हुआ, इसके रीजन क्या थे। कर्जन तो कह रहा है मैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हैं उनको अच्छे तरीके से और गवर्न करने के लिए कर रहा हूँ, पर मेन रीजन उसका कुछ और था। उसको जो हिंदू मुस्लिम पॉलिसीज थी उनको आगे लेके जाना था, ताकि जो एक राष्ट्रवाद, जो नेशनलिज्म की एक हवा थी, उसको समाप्त किया जाए। क्योंकि उनके पास एक मौका था बहुत अच्छा तोड़ने का, क्योंकि जो नेशनल मूवमेंट के जो इश्यूज थे, जो एक तरीका है अंग्रेजों के अगेंस्ट जो चीज़ें आ रही थी, वो कहाँ से आ रही थी, बंगाल से आ रही थी। बंगाल के लोग आज भी नेशनलिस्ट हैं, कल भी थे, यानी कि सभी होते हैं वो तो, पर वहाँ से ज़्यादा आ रही, तो उनको ब्रेक करना था, तोड़ना था वहाँ से चीज़ों को, तो तोड़कर वो क्या है आगे निकलना चाहते थे। तो इसी कारण से वो क्या किया उन्होंने कि वो आगे की ओर चले गए और बंगाल को पार्टीशन कर दिया, एक तरफ मुस्लिम अधिक कर दिए, एक तरफ हिंदू अधिक कर दिए। तो वो जो चीज़ है कि बंगाल का पार्टीशन क्यों हुआ, क्या रीजन थे उसके, उसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़े, तो यदि हम सब देखेंगे तो वो कोई एक सिंगल जो घटना ना होकर वो कई सारी चीज़ों को कवर करेगी। और वो कब कवर करेगी, यदि हम इंटरेस्ट लेकर उसको पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रट लिया कि 1905 में हुआ था, कब हुआ, ऐसे नहीं करना है। उसको हमें देखना है, उसको हमें समरी बनानी है, उसको माइंड मैप बनाना है, उसको हमें तैयार करना है। तो अब देखेंगे यहाँ खिलाफत मूवमेंट है, इंडिविजुअल सत्याग्रह है, द क्विट इंडिया मूवमेंट है, तो यानी कि सारा वो है। अब ऐसा लग रहा है कि देखने का 1 मिनट का, हो सकता है 10 घंटे की वीडियो बन जाए इस पर, हो सकता है 20 घंटे की बन जाए। और ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप नहीं छोड़ सकते, पूछेगा कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसके क्या क्या कॉजेज थे, या उसका इम्पैक्ट क्या था, या वो क्यों स्टार्ट हुआ था, तो सारी चीज़ पूछेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ है, हम एक पॉइंट पर फोकस होकर नहीं चल सकते। यदि हमें क्विट इंडिया मूवमेंट का कारण जानना है तो हमें उसके पीछे भी जाना पड़ेगा। जो खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसको भी देखना पड़ेगा कि वहाँ से कैसे कैसे चीज़ें बढ़ी और कहाँ तक गई। तो हिस्ट्री हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, स्पेशली मैं मॉडर्न इंडिया की बात करूंगा, तो एक जो कोई भी चीज़ होती है, यानी कि एक घटना हो रही है वो दूसरी घटना से रिलेट करेगी। यदि वो नहीं कर रही, यदि वो नहीं हो रही है, तो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो समझ लीजिए आपकी जो पढ़ाई है वो थोड़ी कम हो रही है, या वो आप करने की कोशिश नहीं कर रहे। तो यदि आप जहाँ रिलेट करने लगे, जितने भी इंसिडेंट हुए हैं, तो आप समझ लो आगे की ओर बढ़ने लगे। और वो सारा कैसे खेल कैसा होगा, आपको जो ब्रेन है, जो माइंड है, उसकी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी आपको लगातार। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ के लिए। अब लास्ट टॉपिक है इसका, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज एंड इन मॉडर्न इंडिया। तो अब जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, जो पर्सनैलिटीज हैं,
चाहे महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हो, भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, सरोजिनी नायडू हो, रविंद्रनाथ टैगोर हो। ये केवल एग्जाम्पल के लिए दिए गए हैं। इनसे रिलेटेड जितनी भी घटनाएं हैं, जो भी घटनाएं हुई हैं, या इन्होंने किसको लीड किया है, कैसे लीड किया है, वो सारी देखनी है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, कैसे लीड हुआ है, बारदोली सत्याग्रह कैसे लीड किया है। तो वो यदि मूवमेंट है, यदि वो चीजें हैं, हम देखेंगे भाई ऐसा क्या कारण था। अब गांधी जी को देख लिया हमने, गांधी जी को हम देखेंगे साउथ अफ्रीका से रिलेट करके कि साउथ अफ्रीका क्यों गए और वहां जाके उन्होंने देखा कि वो क्या क्या कंडीशंस थी जिसके कारण वो वहां 20 बरस रुक गए। तो गांधी एक अपने आप में सब्जेक्ट है। गांधी एक इतना बड़ा विषय है कि हम नहीं समेट सकते बहुत छोटी चीजों में। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के, जो आधुनिक भारत है, जो मॉडर्न इंडिया है, उसके जनक कहलाते हैं। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। कैसे कैसे चीज़ों को इन्होंने बढ़ाया, चाहे नेशनल मूवमेंट की बात हो या इसके बाद वो अपने जो अब ये प्राइम मिनिस्टर थे उसकी उस टाइम की बात हो। तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लेगा वो, पर ध्यान रखना है कि उसके बारे में आपको ऐसा होना चाहिए कि आप देखें उसको, आप जानें उसको, आप सोचें उसको। और यदि आप ऐसे ही देख लिया और चले गए, बस बात खत्म होगी, तो कुछ नहीं होगा। वो चीज़ें आपको अपने साथ जीनी है। यदि आप अपने सपनों को जी रहे हैं तो इन चीज़ों को जीना पड़ेगा। और यदि आप उन सपनों का पीछा करना चाहते हैं, उन सपनों के पीछे दौड़ना चाहते हैं, उन सपनों को पकड़ना चाहते हैं, तो आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे। आपको ब्रेन की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको टॉपिक वाइज चीज़ों को समझना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं। कितना क्या विषय वस्तु इनके बारे में, क्या चीज़ नहीं कही जा सकती इनके बारे में, कितनी महान व्यक्तित्व थे ये। जैसे आज हम कहते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं था, पर आज इतना बड़ा नाम है। क्यों है? क्योंकि इन्होंने अपनी जो मेहनत थी, जो चीज़ें थी, वो बड़ी लगन से की हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाया है। तभी तो संविधान के निर्माता कहलाते हैं ये। क्यों? क्योंकि उन्होंने एजुकेशन सिस्टम पर अपने खुद के लिए ऐसी शिक्षा ली, विदेश से पढ़े, अमेरिका पढ़े, पूरा इन्होंने सिस्टम को देखा, जाना, और उसके बाद इंडिया आए। यहाँ चीज़ों को इन्होंने जो संविधान निर्माण में है उसमें लगाया अपना। ऐसे ही हम देखेंगे भगत सिंह, आज के युवाओं की जो प्रेरणा है भगत सिंह। पर यदि हम देखेंगे कि भगत सिंह थे क्या, कैसे उन्होंने चीज़ों को जाना, कैसे समझा, तो आप तभी पढ़ पाएंगे इन चीज़ों को। इनकी जो घटनाएं थी, इनके समय के जो कोजिश थे, क्या क्या कारण रहे, जब हम इनको जीवंत होकर पढ़ेंगे, आगे बढ़कर इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे। और यदि हम फिर से कह रहा हूं कि क्वेश्चन हमेशा यहीं से आता है, क्वेश्चन कभी कोई चीज़ नया नहीं बनता। बस एग्जामिनर देखता है कि आपका माइंडसेट कैसा है, आप उस क्वेश्चन को कैसे माइंडसेट से पढ़ रहे हैं। यदि वो माइंडसेट नहीं होगा तो आप चीज़ों को कैसे करेंगे। तो आपको यदि वहाँ पहुँचना है, यदि आपको आसमान को तोड़ना है, तो उसके लिए आपको कार्य भी उसी गति से करना पड़ेगा। यानी कि जो लेबर है वो भी ऐसी करनी पड़ेगी। आपको जो आपकी जो कंफर्ट ज़ोन है उसको छोड़ना पड़ेगा। तो पढ़ाई करना अलग बात है, पढ़ाई को जज़्बे के साथ करना, इमोशंस के साथ करना, सपनों के साथ करना, वो अलग बात है। तो आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको सपने भी देखने हैं। आपके घरवालों को, आपके मम्मी-पापा को, आपके पूरे परिवार को आपको साथ लेके भी चलना है। तो कब कर पाएँगे आप वो कार्य? जब आपके इमोशंस ज़िंदा होंगे, आपकी चीज़ें ज़िंदा होंगी। आप एक जीवंत होकर पढ़ेंगे, पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे, और ये नाव ऐसी है कि जो इसमें एक बार चढ़ जाता है वो वापस नहीं आता। तो ध्यान रखना है कि इस नाव को ऐसे ले जाना है कि आप किनारे तक पहुँचा दो। और वो तभी होगा, और वो बिल्कुल होगा, यदि आप सकारात्मक रूप से पॉजिटिवली आप इस चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है? तो ध्यान रखना है चीज़ों के लिए कि कैसे करनी है, और आपको बिल्कुल व्यावहारिकता के साथ पढ़ना है, चीज़ों के साथ पढ़ना है। उम्मीद है, करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा होगा आपके लिए। आपने जो चीज़ें देखी होंगी कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है एपीएससी, वो सारी चीज़ देखी होंगी। थैंक यू और फिर जल्द आपसे मिलेंगे। थैंक यू।